यह है मान लिया आपके कोई क्षेत्र, ठीक है, यह हुआ, यह है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी कि हमें इस क्षेत्र से क्या करना है, टैक्स वसूल करना है, टैक्स वसूल करना है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ एक टेंडर निकालेगी, क्या करेगी, एक टेंडर निकालेगी कि हमें बंगाल से टैक्स वसूल करना है, ठीक। और हमें टैक्स वसूल करने के लिए क्या चाहिए, व्यक्ति चाहिए, और किस व्यक्ति को रखेंगे, ये जो सबसे ज्यादा इनको कर ला के देगा। तो यहाँ क्या होगा कि ईस्ट इंडिया टैक्स बोलेगी, यहाँ ये बोली लगवाएगी कि बोली लगाओ, सारे कौन ज्यादा देगा, ठीक। तो मान लिया कि कोई एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है, उसकी सबसे ऊंची बोली है कि एक ने कहा कि मैं 1 करोड़ साल का दूंगा, दूसरे ने कहा 2 करोड़, तीसरे ने कहा 3 करोड़, तो 3 करोड़ वाले को ये अधिकार दे दिया जाएगा कि आप टैक्स वसूलो, ठीक है। ये सिस्टम हुआ। तो पहला सिस्टम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी क्षेत्र में लगवाती थी क्या, बोली, और इस बोली में आपके जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती थी उसे दे देती थी ये रेवेन्यू कलेक्शन का राइट। किसका राइट दे देती थी, रेवेन्यू कलेक्शन राइट, ठीक है। और ये जो आपके रेवेन्यू कलेक्शन का राइट जिस पर्सन को दिया जाता था, इस पर्सन को हम आपके कहते थे क्या, जमींदार, ठीक। यह हुआ। अब नेक्स्ट आगे समझना, तो इसमें क्या हुआ, अगर तो सीधा बोली लगवाई कि बोली लगाओ कौन सबसे ज्यादा पैसा लाके देगा, हमें जो लाके देगा वही टैक्स वसूल। तो यहां आपके क्या हुआ, यहां बोली कौन लगाएगा, जमींदार लगाएंगे ना, ठीक। जो जमींदार सबसे ज्यादा लगाएगा आपके बोली, ठीक है, वही जमींदार आपके क्या करेगा, इस टैक्स कलेक्शन राइट को प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स का निर्धारण नहीं किया हमें कितना चाहिए, यहाँ तो इन जमींदारों ने बताया कि हम इतना दे देंगे। पॉइंट समझ रहे हो, यहाँ टैक्स आपके जिस जमींदार ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है तो उसने निर्धारित किया है कि इस क्षेत्र से मैं इतना निकाल के दे दूंगा आपको, ठीक है। फिर जो निकलेगा उसमें से दोनों का बंटवारा हो जाएगा, कुछ जमींदार रखेगा और कुछ ये रखेगा। अब इस चक्कर में आपके हुआ क्या कि जमींदार का कौन से घर से पैसा जा रहा है, उसे भी तो किसानों से ही लाना है, तो लोग जमींदारी हासिल करने के लिए महंगी महंगी बोली लगा देंगे, ठीक है। अब महंगी बोली लगाएंगे तो इसका बोझ किस पे पड़ेगा, किसानों पे पड़ेगा, ठीक। तो ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को आपके कहा गया क्या, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। एक प्रकार की अगर ये व्यवस्था थी तो एक आपको इजारेदारी व्यवस्था बताई थी हमने, इजारेदारी मतलब ठेके पे दे देना, ठीक, बिल्कुल वैसी ही हो गई है। बस यहां क्या हुआ था कि कार्नवालिस ने इसको परमानेंट कर दिया था, इसलिए इसको हम क्या बोलने लगे थे, परमानेंट सेटलमेंट। तो कौन सी व्यवस्था थी एक तरीके की, ये इजारेदारी। इजारेदारी का मतलब टैक्स कलेक्शन ठेके पे दे देना, ये काम हुआ था आपके इस व्यवस्था के अंदर। कार्नवालिस ने क्या किया था, ये जैसे कि एनुअल चलती थी पहले, कार्नवालिस ने इसको सीधा परमानेंट कर दिया 10 साल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो यहां आपने देखा क्या कि इस परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार बोली लगा के निर्धारित करेगा कि हम इतना टैक्स दे देंगे, ठीक। अब दूसरी व्यवस्था आपके क्या थी, सेकेंड थी आपके महलवाड़ी। अब महलवाड़ी क्या है, अब इसे समझ लो, ये है आपके कोई क्षेत्र, ये कोई आपके क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को आपके किसी क्षेत्र को अंग्रेजों ने आपके नाम दिया क्या, महल। महल मतलब एनी रीजन, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके कहा, क्या कहा कि हमें इस क्षेत्र से 1 करोड़ रुपए टैक्स चाहिए। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, यहां टैक्स किसने निर्धारित किया है और वहां जमींदारों ने, ये दोनों में अंतर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमें आपके क्या करना है कि यहां से क्या चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए आपके, ठीक। बताओ कौन लाके देगा, तो कोई तो तैयार होगा, ठीक। तो जो पर्सन आपके यहाँ तैयार होगा, जमींदार तो वो भी होगा, तो यहां जो पर्सन आपके इसको 1 करोड़ ला के देगा उसी पर्सन को हम आपके यहाँ क्या कहेंगे, जमींदार। दोनों में आपके अंतर क्या था, वहां जमींदार बता रहा था मैं इतना ला के दे दूंगा, यहाँ कंपनी कह रही है कि हमें इतना चाहिए, ठीक। तो यहां कंपनी क्या करती थी कि इन्होंने क्षेत्र बनाए अपने, जैसे कि अपन तहसील या ब्लॉक बोलते हैं, तो इन्होंने बोला महल, ठीक है। एक महल से या प्रत्येक महल की इन्होंने अलग अलग दरें तय कर दी कि हमें यहां से इतना टैक्स चाहिए। तो यहां क्या हुआ कि जो जमींदार हैं वो मनमाना शोषण नहीं कर पाएंगे किसानों का, फिक्स हो गया ना यहां से, इन्होंने कहा कि 1 करोड़ ही हमें चाहिए, तो मनमाना शोषण नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा शोषण हुआ परमानेंट सेटलमेंट में, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में तो जमींदारी निर्धारित कर रहा था कि हम कंपनी को कितना देंगे, ठीक। तो जमींदार जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा उसका भी तो परसेंटेज आएगा, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट 10/11 कंपनी पे जाता था, 1/11 जमींदार पे आता था। तो जमींदार चाहेगा कि 10 करोड़ निकालना, 1 करोड़ बचेगा सीधा, ठीक। तो उस व्यवस्था ने सबसे ज्यादा शोषण किया, यहाँ थोड़ा सा शोषण कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक महल या एक क्षेत्र में आपके क्या किया, अंग्रेजों ने लगान निर्धारित कर दिया कितना ही चाहिए बस हमें। अब तीसरी व्यवस्था, इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, महलवाड़ी। रैयतवाड़ी कहां से आ गई अभी, ठीक। तो यहां टैक्स का निर्धारण कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहां डिसाइड किया था जमींदारों ने, वो बोली व्यवस्था थी। अब तीसरी व्यवस्था आपके आएगी कौन सी, अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है, ये कोई गांव है, इस गांव में आपके ये कोई फार्मर 1, फार्मर 2, हर गांव में फार्मर तमाम होंगे ना ये तो। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके क्या किया, यह है आपके क्या,
तहसील। तहसील में कौन बैठता है? तहसीलदार। ठीक। इन्होंने किसानों से कहा कि आप जमींदार अमीनदार का चक्कर छोड़ो, सीधा आके टैक्स कहाँ दो, यहां जाके आप क्या कर दो, टैक्स दे दो। तो इस व्यवस्था में आपने क्या देखा, यहां जमींदार खत्म, यानी कि कंपनी ने अपना ही ऑफिस खोल दिया और अपने ऑफिस पे कहा कि सारे किसानों से आप खुद आओ और यहाँ टैक्स जमा कर जाओ। ठीक। तो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार बोली लगाते थे, वो निर्धारित करते थे। महलवाड़ी में कंपनी निर्धारित करती थी, मतलब ब्रिटिशर्स निर्धारित करते थे। और रैयतवाड़ी में तो जमींदार खत्म। रैयतवाड़ी में कहानी हुई कि खुद प्रजा आएगी, तहसील में जाएगी, जो तहसील ऑफिस होता है, और अपना टैक्स जमा करा देगी। तीनों सिस्टम क्लियर हुए। ठीक। अब नेक्स्ट तो अब नोट कर लो, इन्हें लिख लो।